ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन सा टेस्ट डिस्कस होना है? 45। चलिए जी, जिनके डाउट है बताइए, ट्राई करते हैं। तो 1 में क्या डाउट है जी? तो यहाँ पे सर यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है वो उसमें डाउट आ रहा है। एक्स वाई का जो जॉइंट है। हाँ, तो क्या डाउट है? इसको ब्रेक करो, क्या होगा? 2e⁻−2x, 2e⁻−2y। सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड का जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है यूनिफॉर्म 04 का, हम्म उसमें डाउट आ रहा है। मतलब तो कैसे हुआ? तो उसको क्यों फॉलो कर रहे हो तुम? दूसरा तरीका से भी कर सकते हो। अब तुम्हें इसके लिए डाउट क्या आ रहा है? इसके लिए प्रूफ लिखो। प्रूफ लिखना आता है? हाँ सर, आता है। हाँ, तो वही करना पड़ेगा आपको। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग कि ज्वाइंट निकालो। अगर वैसा है तो एक्स जेड का ज्वाइंट का रेशियो ना, थ्योरम कोई है, एक्स अपॉन जेड है ना। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए एक्स प्लस वाई, एक्स एक्सपोनेंशियल है, वाई एक्सपोनेंशियल है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है? गामा, है ना। गामा टू टू हो गया। और एक्स क्या था? एक्सपोनेंशियल। तो सिंपल प्रूफ लिख सकते हो ना, कोई रिजल्ट यूज कर रहा है ये, तो आप लिख सकते हो उसमें। ये तो इसने लिख दिया, तो जैसे तुम खुद से ट्राई करके देख लो ना कि क्या आएगा। एक्सपोनेंशियल 2 है यहाँ पे ना, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। यही है, तो इसका रेशियो लेकिन इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। एक्स प्लस वाई और एक्स इंडिपेंडेंट होगा? आई डोंट थिंक। तो इसने क्या किया? एक्सपेक्टेशन। तो एक्स गिवन एक्स, ये कोई थ्योरम है कि गामा में एक्स गिवन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 लिख रखा है? तो मुझे लग रहा है इस तरह करने से बेटर है तुम दूसरे अप्रोच से कर लो। ये पता नहीं जिसने किया है वो अपने तरीके से किया है। अगर मैं इसी को सॉल्व करूंगा तो इसे सॉल्व करके देखो और बताओ क्या आएगा। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई जैसे लिख रखा है, लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई। चाहो तो डी वाई डी एक्स लिखो या डी एक्स डी वाई लिखो, तुम्हारी मर्जी है। डी वाई डी एक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा,
हमारा सपोर्ट क्या है? हमारा सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सपोर्ट है। और सो यहां से एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 होगा, तो ये 4 है और ये 4 है। तो इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट कर लो, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, इस पे इंटीग्रेट कर लो, तो ये इंटीग्रेट होगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। और इसको भी अगर तुम लिखोगे जो मैंने नीचे लिखा है, अगर इसको तुम मैथमेटिकली लिखोगे तो ये वही है, ये है डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। किस रीजन पे इंटीग्रेट करोगे? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये जो रेड वाला रीजन है ना, इस रीजन पे दोनों को इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? सर मैंने एक्स को यू लिया है और एक्स प्लस वाई को वी लिया है, फिर उसका जॉइंट पीडीएफ निकाला है यू अरे और वी इतना का, इतना लंबा फिर मत कर जाओ, देते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उतना लंबा चौड़ा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, घूम के आना। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ ना, एक्स इंटू दिस, इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? हाँ इसको सर। इंटीग्रेट इससे सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है, बताओ। ज्वाइंट पीडीएफ ओके वहाँ सर। दे रखा है, उसको पुट करो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उतना कैलकुलेशन करके एंड में यही करोगे डबल इंटीग्रेशन, उससे अच्छा है कि उससे करो। टू में क्या है? सर टू में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डी में कि V1 V3 V5 V6 स्पैन है R4 का, फिर हम्म इसको बेसिस होना चाहिए, बट ऐसा तो कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि V1 V3 वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट ना भी हो सकता है। नहीं, अगर R4 का मेंबर है और ईच वेक्टर R4 में है, तो होता क्या है कि जो R4 का डायमेंशन 4 है, तो 4 डायमेंशनल कोई भी वेक्टर लो, अगर वो बेसिस, अगर वो स्पैन कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो स्पैन होगा। मतलब तुम जानते हो बेसिस का डेफिनेशन, ठीक है, कि लिनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन दोनों होने चाहिए। तो ये चूंकि R4 का डायमेंशन 4 है ना, तो डी भी तो सही है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? फॉल्स ना, डी ट्रू स्टेटमेंट है एक्चुअली। ट्रू क्यों है? हाँ डी इज ट्रू, हाँ, डी इज वही ट्रू। बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये 4 डायमेंशनल, R4 का डायमेंशन क्या है? 4। और यहाँ 4 वेक्टर है उसी R4 का, तो R4 का अगर 4 वेक्टर ले रहे हो, अगर वो स्पैन कर रहा है तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन होता, अगर मान लो डी ऑप्शन ऐसा होता कि इफ V1 V3 V5 V6 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, तब भी ये बेसिस बन जाता। तो दोनों कंडीशन उस केस में रिक्वायर्ड नहीं है जब R4 का मेंबर है और यहाँ 4 वेक्टर है उसी R4 से, तो एक ही कंडीशन सफिशिएंट है बेसिस होने के लिए। समझा मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि ये जो 4 वेक्टर है, ये चारों वेक्टर R4 में बिलोंग करता है, तो अगर वो स्पैन होगा तो अब ऑटोमेटिकली बेसिस वो हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। इंडिपेंडेंट होगा ऑटोमेटिकली बेसिस बन जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा तो स्पैन होना ही है, स्पैन है तो इंडिपेंडेंट होना ही है। ये हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ तब होता है जब R4 का मेंबर है और ये वेक्टर चारों वेक्टर R4 का ही है, मतलब R² का होगा तब भी ऐसा होगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ओके सर। यहां स्पैन की जगह सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखा होता तब भी बेसिस होता। ये 29 में क्या है? सो एक्स वाई नॉर्मल 0 1 है और यू एन वी, देन बोलो क्या पूछना चाहे इसमें। सर ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वो फॉल्स क्यों होगा, ये मुझे डाउट है। यू लेस देन वी, तुम्हें पता है एक्स और वाई यू एन वी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डू यू नो? यू और वी का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ, u मोर देन v इज इक्वल टू v मोर देन u, ये दोनों क्या होगा? हाफ ही होगा। तो हाफ से ज्यादा कैसे हो जाएगा? जब दो डायनेमिक वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो u मोर देन v मोर देन u दोनों इक्वल होगा, हाफ होगा, ठीक है ना। ये है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना मेरे भाई, या तो u मोर देन v हो सकता है या v मोर देन u हो सकता है, दोनों मिला के 1 है और दोनों इक्वल है हाफ हाफ के। फिर तो सर ऑप्शन ए जो है वो ट्रू नहीं होगा। क्यों ट्रू नहीं होगा? सर इंडिपेंडेंट है अगर।
एक तो तुम्हें डिफरेंस पता है, ये वही बात कर रहे हो जैसे लोग डिसजॉइंट इंडिपेंडेंट को सेम समझते हैं, तुम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंट को सेम समझ रहे हो। बताओ। क्या तुम ये कहना अच्छा चाहते हो कि ठीक है आइडेंटिकली सर। हाँ सर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ठीक, समझ इंडिपेंडेंट गया। नहीं होगा? हाँ सर समझ गया अभी। दोनों अलग अलग वर्ड है ना। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है और डिपेंडेंट है वो, ये चीज है। थर्टी टू, 32 में जो है x1 x2 xn इंडिपेंडेंट, बताओ इसमें क्या डाउट है? सर ऑप्शन सी बता दीजिए थोड़ा। सी में है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ ए टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस माउंट, क्या कहना चाह रहा है एमएलई। अच्छा, हाँ तो एमएलई इसका क्या आता है, पूरा इंटरवल आता होगा ना, क्या आता है एमएलई बताओ तुम, अगर निकाला हो तो। वो निकाल तो रखा है उसने। एमएलई क्या है भाई, इसका इंटरवल एनी नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज एमएलई, यहाँ यही आता है ना। इस इंटरवल का हर नंबर एमएलई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, एमएलई क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म थीटा माइनस हाफ थीटा प्लस हाफ, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा मेरे भाई? ये पीडी। यही होगा हाँ जो वही तो आपने पूछ लिखा रहा है। हूँ, तो ये वन हो जाएगा ना, कांस्टेंट है ना। तो इस बीच का हर नंबर एमएलई है। तो भाई लैम्बडा टाइम, या इसने क्या लिख रखा है, तो यहाँ से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ कर रखा है। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वालों को एक साथ लाओ पहले। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में इसमें ये होता है कि लाइक लैम्बडा टाइम, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज, है ना, जहां पे लैम्बडा की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो, यही है। तो ये होगा। हाँ सर। अब डी सी ऑप्शन को जरा ब्रेक करो, nth वाले के एक साथ लाओ, तो क्या बनेगा, 1 + a nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड, नहीं तो मुझे तो वो करना है ना, इसका ऐसा बनाना है इस फॉर्म में। ठीक है अभी देखते हैं तो। इसको फिट करो, चलो ठीक है अभी लिख देता हूँ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1/2 प्लस मैं कह रहा हूँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ इंटू ए कर देते हैं। एंड फिर क्या आ जाएगा, बचा क्या, माइनस में ए, फिर आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, माइनस हाफ ही था ना तो प्लस हाफ हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से पूछा क्या है, ट्रू पूछा है ना। अच्छा, ऐसा कुछ है। तो देखो, ये तो मुझे समझ आ रहा है यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये। तो ये क्या इस बीच में आएगा, बस यही डिसाइड करना है कि ये जो हम लिख रहे हैं, 1 मिनट, क्या ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये देख लो बस। तो इसको ठीक से लिखते हैं, वही मुझे लग रहा है लिखना पड़ेगा उस तरह से ही, कि 1 तो xn माइनस हाफ ना, माइनस हाफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं,
इसको पहले ऐसा करो ना, एक काम करो, इसको एक साथ ले आओ, सही है। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ, जैसे मेनली ऑप्शन क्या था अभी, उस सही था। ऑप्शन जो हमें दे रखा है ये है 29 था ये। कौन सा ये नेक्स्ट क्वेश्चन? 33? 32। 32, अच्छा। तो इसमें जो है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये जो कह रहा हूँ सी ऑप्शन है, लिखा सही ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस हाफ, एंड प्लस में आपके पास है ए टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस 1। ठीक है। हाँ, अब इसको मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ए टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये हो जाएगा माइनस में ए टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और यहाँ पे माइनस ए एंड प्लस में अभी हाफ है। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है ऐसा सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो हमें इसको समहाउ फिट करना है इस तरह, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन समथिंग दिस समथिंग इनटू दिस, वैसा फिट करना होगा जैसे पहले किया था, है ना, वैसे ही। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ए, यहाँ मैं अगर लिख दूँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्लस 1 प्लस ए बाई 2 एंड ओके, यहाँ से आ जाएगा ठीक है ना, ये तो हमने कर दिया इसको। अब इसको बैलेंस करना है, तो माइनस में ए टाइम, अभी ऐसा करो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, तो इसको बैलेंस करने को मैं क्या करूँगा, प्लस ए बाई 2 करूँगा, माइनस खत्म हो जाएगा और बाकी एज इट इज़। देखो मैंने बस कुछ नहीं किया, जो पहले से है इसको बस इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, जो पहला दो टर्म, बाकी लास्ट का टर्म एज इट इज़ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें देखना उसमें फिट होगा कि नहीं होगा, ये जस्ट देखना है तुम्हें। तो ये तो एक्स्ट्रा टर्म कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। तो 1 प्लस ए इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ, और यहाँ पे है माइनस ए इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, एंड बाकी आपके पास जो है ये एक टर्म है और ये टर्म है, इसको एक साथ ऐड कर लो, है ना। तो इन सब में मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 प्लस ए बाहर है, एंड यहाँ से एलसीएम लोगे तो प्लस ए माइनस 2 ए प्लस 1। ठीक है, तो 2 ए तो कट गया, 1 प्लस ये 1 हो गया एक्स्ट्रा, तो प्लस 1। अच्छा, तो इससे कैसे डिसाइड होगा इस बीच में है कि नहीं है? ऐसा कुछ है ना। अब ये क्या, ये नंबर उस बीच में बिलोंग करेगा, तो कुछ एक को कुछ वैल्यू रख लो, 1/2 ही रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, सो आई थिंक ये नहीं होगा मिला ना, ये इसमें बिलोंग करेगा, कैसे पता चलेगा बिलोंग करेगा? आई डोंट थिंक, अगर ए को मैं हाफ भी रख लूंगा तो ये माइनस है, तो उस इंटरवल में होने के लिए, है ना, ये लार्जर नंबर है और उसको हम घटा रहे हैं, तो मेनली ये जस्टिफाई करना होगा कि ये उसमें बिलोंग करता है। ये आई थिंक बिलोंग नहीं करेगा, ये ज़रूरी नहीं है मुझे लग रहा, तो कुछ वैल्यू रख के इसको काउंटर एग्जाम्पल दिया जा सकता है, इसने पता नहीं क्या बनाए हैं।
सो ये तो नहीं होगा, ये समथिंग टाइम है ना, ऐसा होता है, ए टाइम दिस प्लस बी टाइम दिस, तो ऐसा नहीं होगा। सर ऑप्शन बी तो बिलोंग करेगा। x1 माइनस हाफ x2 x1 प्लस हाफ, तो इन दोनों के बीच उसमें रहेगा वो। सर उनका मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम तो x1 प्लस हाफ ही होगा। x1 प्लस हाफ, हाँ, और x1 प्लस हाफ इंटरवल में है। हाँ सर, एंड पॉइंट है वो। हाँ तो चलेगा, फिर एम एल ही होगा वो। तो जैसे ये इंटरवल है ना हमारे पास, हाँ, तो ये तो है ही एम एल ही, हाँ, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला पता नहीं इसने क्या बनाने की कोशिश किया है फर्स्ट ऑप्शन में भी, 1 और सी में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ए वाले में फिट करेंगे तो आ जाएगा इस फॉर्म का, मे बी आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये उस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा जो हम लिखा है ना हमने, इस फॉर्म में पहला वाला ब्रेक हो जाएगा, इस फॉर्म में। यहाँ लैम्बडा 0 से 1 के बीच होता है, तो आई थिंक इस फॉर्म में ए आ जाएगा, तो ए और बी ठीक है ना, ए और बी ही होगा। और डी ऑप्शन क्या होगा, डी आएगा इसमें, डी चेक करो, डी क्या कह रहा है, डी नो सर, देखो, नहीं आ रहा। डी कह रहा है मैक्सिमम ऑफ x1 xn, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा मैक्सिमम होगा, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसमें है इंटरवल में, इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उस इंटरवल में आएगा, आएगा तो देखो, नहीं, इसमें क्या है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ, तो फर्स्ट हालांकि मिनिमम होता है, लेकिन इसमें ऐड करोगे तुम्हारा यूनिफॉर्म थीटा माइनस हाफ से थीटा प्लस यूनिफॉर्म ना, थीटा माइनस हाफ से थीटा प्लस हाफ है, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो यहाँ होगी, है ना, यही ना nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसमें लाई करेगी या इधर लाई करेगी, कैसे बता पाओगे, श्योरिटी है, क्योंकि nth ऑर्डर सर स्टैटिस्टिक्स इधर, करेगी, वो इंटरवल में करेगी। और अगर आगे हो गया तो x1 प्लस हाफ से कोई पॉइंट डेटा पॉइंट लेके चेक करना पड़ेगा, रुको, तो सर एक्सएन से हम हाफ घटा रहे हैं, तो एक्सएन तो उसके उससे बड़ा ही होगा। क्या पता xn राइट में हो, कहने का मतलब एक्स इंटरवल, वन के राइट में हो सकता है, हाँ। हाँ इंटरवल के बाहर हो जाए। जैसे मैं पूछूं अगर इसमें कि इसमें तुम लैम्बडा को क्या रखोगे तो ये xn आ जाएगा, बताओ, तब हो जाएगा, इसको xn के इक्वल लाना है जो तुम कह रहे हो, तो लैम्बडा 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, तो ऐसा क्या रखोगे कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। 1 रखोगे तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ होगा, 1/2 रखोगे तो ये भी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये ना हो सकता है यहाँ भी तो आ सकता है, इस इंटरवल जो हमारा इंटरवल है ना, ये और ये nth ऑर्डर यहाँ भी हो सकता है ना, बाहर भी तो हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वहाँ है nth तो वहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस बीच में है, जैसे जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो ये सही है, ए और बी सही होगा, सो 32 में, हाँ, ए और बी सही होगा। हम्म, तो 32 के बाद आगे आते हैं आपके डाउट पे, तो 32 के बाद जो डाउट है 33, बताओ भाई 33 में क्या डाउट है। सर इसमें क्वेश्चन जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा ही समझ में नहीं आ रहा। A piece of iron is bombarded with electrons, as a consequence release a number of particle photon particle I think है, particular particle released a heat magnetic direction field that surround the piece of iron being tested. It is found an average of 5 particle hit the magnetic detection field per microsecond. तो एवरेज क्या है, 5 आर्टिकल हिट करता है मैग्नेटिक
डिटेक्शन फील्ड को पर माइक्रो सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द चांस ऑफ पर्टिकुलर हिट ऑफ द फील्ड पर माइक्रो इज दिस। अच्छा, पर्टिकुलर हिट, पार्टिकल, पार्टिकुलर मतलब वही बोला, पार्टिकल आई थिंक बोलना चाह रहे हैं। हिट द फील्ड पर माइक्रो सेकेंड, 5 e⁻⁵ चांस मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो रेट दे रखा है मुझे लगता है, रेट 5 पार्टिकल हीट, एवरेज 5 हीट है ना पर माइक्रो सेकेंड, तो ये रेट है एक्चुअली। तो रेट है, इसका मतलब है मुझे लग रहा है ऐसा कहना चाह रहा है कि ये तुम्हें ये बोल रहा है कि जो रेट है ना, रेट हम लैम्डा लेते हैं वो 5 है पर माइक्रो सेकेंड। तो पूछ क्या रहा है, चांस ऑफ पर्टिकुलर हिट फील्ड पर माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड आई थिंक पूछना चाह रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका जो पीडीएफ होगा ना, ये हो जाएगा 5 e⁻⁵x। ठीक है, अब यहाँ जो पहला पार्ट पूछ रहा है, तो एक्स यहाँ क्या डिनोट कर रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या बोल रहा है, एवरेज 5 पार्टिकल हिट, फर्स्ट है ना पर माइक्रो सेकेंड, पर मतलब क्या बोलना चाह रहा है। तो इंटर अराइवल टाइम जो होता है ना, ये थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा जैम में आता नहीं हालांकि, ठीक है ना, जैम में आया नहीं है ऐसे क्वेश्चन। सो तो एक्स अगर लेस देन 1 पूछा जाए तो ये कितना आएगा यहाँ से, तो ये तो होता है 1 माइनस लेस देन हो ना पर माइक्रो सेकेंड, का क्या मतलब है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हिट द फील्ड पर माइक्रो सेकेंड, प्रोबेबिलिटी क्या पूछना चाह रहा है। ये तो 1 - e⁻⁻⁵ आ जाएगा, है ना। तो 5 e⁻⁻⁵ कब आंसर आ सकता है। ओके, तो इसका मतलब है एक्स को इसने 1 रख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक्स यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे एक्स को अगर आप 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा, 5 e⁻⁻⁵ ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, और सर सर एन ये लार्ज है आप ना, यहाँ पर तो उसने ठीक है। पॉइजन पॉइजन लगाया होगा। ये पॉइजन प्रोसेस से है क्या। अच्छा, पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है, तो ई की हाँ, पावर, एन लार्ज होता है तो पॉइजन यूज करते हैं। नहीं वो पॉइजन प्रोसेस एक अलग टॉपिक है, वो गेट में है, जैम में नहीं है। अच्छा, इसने पॉइजन प्रोसेस यूज़ किया है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल हिटिंग, तो उसमें होता है एन टी जो होता है ना, वहाँ पे आता है कि एन टी बाई टाइम टी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं पॉइसन लैम्बडा टी बाई टाइम टी, ये पॉइजन प्रोसेस गेट में है। तो ये इंटर अराइवल टाइम 0 और फर्स्ट है ना, फर्स्ट हिटिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल होता है। और एन टी यहाँ से आ गया तुम्हारा पॉइसन लैम्बडा टी। तो यहाँ एन को आई थिंक 1 लिया हुआ है ना पर माइक्रो सेकेंड, तो n1 जो हो जाएगा वो पॉइसन 5 हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी e⁻⁻λ, लैम्बडा की पावर 1/1 फैक्टोरियल। हाँ आई थिंक ठीक है, ये इस तरीके से ओके है, क्योंकि ये एक पॉइजन प्रोसेस, ये आउट ऑफ जैम सिलेबस है, एक पॉइजन प्रोसेस गेट में एक टॉपिक है, तो उससे ये इंटरडाइवल टाइम है जो मैं लिख रहा था। तो 0 और फर्स्ट है ना, हीट के बीच का जो टाइम है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो है ये तुम्हारा, तो ये जैम के बाहर का सिलेबस है। पॉइजन प्रोसेस एक टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा स्टोकेस्टिक प्रोसेस में, तो उसका है कि एन टी होता है नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम टी, तो वो ये है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, तो आई थिंक वही बनाने की कोशिश किया है। ओके, तो जैम के बाहर का है, ये गेट में है ये वाला क्वेश्चन। द चांस ऑफ 21 पार्टिकल हिट द फील्ड इन 4, है ना। अब देखो यहाँ 4 कह दिया, तो टी को अब 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे n4 बोल रहा है कि इज इक्वल टू 21, ये निकालना। तो n4 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइजन 4 लैम्बडा, ठीक है ना। तो 4 लैम्बडा, लैम्बडा तो 5 है, तो 20 हो गया, तो e⁻⁻20 और 20 की पावर 21/21 ऐसा कुछ होना चाहिए, वही लिखा है ना। तो ठीक है, ये इसको पॉइजन प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइजन प्रोसेस जैम के सिलेबस में है नहीं, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ये आउट ऑफ सिलेबस।
तो पॉइजन प्रोसेस से अगर कर सकते हो, करना चाहो, गेट में आता है ये। 35 जो है कि सर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा मुझे लग रहा है। म्यू डैश इज अनबैस्ड फॉर म्यू। म्यू डैश क्या है यहाँ पे? एमएलई। एमएलई क्या आता है इसमें? एक्स बार नॉर्मल आएगा। एक्स बार आएगा, हाँ तो सही होगा। लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है। ओ एक मिनट ध्यान रखना, ये देखो। हाँ तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है मेरे भाई, एक्स बार नहीं होगा। x1 x2 xn जो है ये है नॉर्मल म्यू वन, और म्यू को रेस्ट्रिक्ट, अगर म्यू रियल नंबर होता तब वो होता जो तुम कह रहे हो। यहाँ म्यू रेस्ट्रिक्टेड है, 0 से इन्फिनिटी है। सो एमएलई जो आएगा ना वो एक्स बार तब होगा जब तुम ये जानते हो कि एक्स बार 0 या 0 से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर एक्स बार 0 से कम हुआ तो एमएलई 0 होगा। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ना, पता ही होगा तुम्हें कि एमएलई हमेशा पैरामीटर स्पेस में होता है। यहाँ पैरामीटर स्पेस क्या दे रखा है? 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी में ही आना चाहिए, इसलिए ना। तो ये मतलब है, तो इसका मतलब इसी को इसने क्या किया है, एमएलई इज मैक्सिमम ऑफ 0 एन एक्स बार, जो लार्जर होगा। ओके, तो यही चीज़ उसको ऐसा लिख दिया। तो ये एमएलई है एक्चुअली। तो ये अनबैस्ड नहीं होगा, इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे नहीं आएगा म्यू, इसीलिए सही किया इसने, ठीक है ना। ओके सर। हाँ 49 में क्या डाउट है आपका कि बताओ। सर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 जो है वो नेगेटिव आ रहा है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। सो मतलब 2 पे राइट, 1 माइनस 7/12 कितना आएगा? सीडीएफ है ना सर 2 ये? नहीं, सॉरी, वन पे। अच्छा 1 पे, तो 1 पे करेंगे तो CDF एट 1 जो कि है 7/12 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो 2/6, मतलब 1/3। अच्छा ऐसा कर रखा है, तो ये कितना होगा? फिर भी ट्रिकी लग रहा है, 4/12 हो गया ये। सही तो है, चेक करो क्या होता है। x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी को हमको क्या लिख सकते हैं? हाँ चल सर ठीक है, सी मैं डी एफ मुझे एट गलती हो गई सी थी। डी एफ एफ वन माइनस सी डी एफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1, ठीक है, इससे आ जाएगा, ठीक है। तो 50 में क्या है आपका? सर 50 में मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, क्योंकि हम्म यहाँ पे जब सॉल्यूशन में जेड स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है तब यहाँ पे ई ऑफ एक्स वाई को कैलकुलेट नहीं किया, अच्छा। उसके बिना ही मतलब आंसर निकल दिया। ओ तो ये गलती से EZ स्क्वायर कोई वेरिएंस जेड लिख दिया होगा, EZ स्क्वायर ही तो पूछा है। हाँ हाँ, तो क्या चाहते हो तुम? जहाँ पे वो सॉल्यूशन के फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पे हाँ। जब जेड स्क्वायर को हमने वो स्क्वायर किया है तो लास्ट टर्म जो आ रहा है 2 × ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, हम्म तो उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे क्या है, EX EY एक यूनिफॉर्म 0 1 डिस्क्रीट में है, और एक कॉन्टिन्यूअस में है, एक डिस्क्रीट में 0 to n है। तो उसके थ्रू क्यों जाना, ऐसे ही कर लो। इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट है ना दोनों तो। छोड़ो ना, सीधा सीधा ये बताओ मुझे, हमें क्या चाहिए? E ऑफ x प्लस वाई। अच्छा x प्लस वाई, तो ये कितना होता है? EX प्लस EY। ये कितना आएगा? EX कितना होता है यूनिफॉर्म 0 1 में 1/2, और यूनिफॉर्म 0 से n है। n क्यों कर रखा है वहां पे? तो 10 ले रखा है, यहाँ n कर रखा है। एक तो इसने, अच्छा n बराबर 10 यहाँ कर रखा है ना, ठीक है। तो n बराबर 10 है, तो 10 है तो 0 से 10 में कितना आएगा प्रोबेबिलिटी इसका? 0 से 10 तक का सम इंटू 1/11, क्योंकि 11 है ना। तो 10 इंटू 11/2 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा? 6। तो EX तो 6 आ रहा है, EX 6 आया हुआ है इन लोगों का, मतलब EX प्लस वाई, मतलब ये निकाल रहा हूँ मैं जेड EZ। EZ इन लोगों ने निकाले ही नहीं, ठीक है छोड़ो इनका। तो मैं अभी EZ निकाला हूँ, चेक कर लो सही है। 1 से 10 तक का सम, अब प्रोबेबिलिटी 1/11 है, अरे भाई प्रोबेबिलिटी 1/11, 11 कटेगा 10 नहीं,
तो ये बचेगा 11/2। EY निकालना आता है ना, 11 पॉइंट है वहाँ पे, तो 11.1/11 और 10 इंटू 11/2 11 10 इंटू 11 ना, 0.11 तो 1/11, ठीक है। तो ये 5, तो ये 11/2 आ गया मीन। अब मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, मैं सीधा सीधा वेरिएंस x प्लस वाई, ये क्या आएगा, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस कोवेरियंस, कोवेरियंस 0 क्योंकि इंडिपेंडेंट पहले दे रखा है। अब बताओ x का वेरिएंस कितना है, 1/12, 1/12, y का वेरिएंस कितना आएगा, 11² माइनस 1/12। 11, नहीं नहीं पक्का, तुम 0 से सर वही स्टार्ट है तो देख। फॉर्मूला है, ना ना इन ना, स्क्वायर माइनस 1/12। अरे भाई वो तब होता है जब तुम 1 से स्टार्ट किया हो, तुमने यहाँ 0 से किया, तुम्हें ठीक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 0 से स्टार्ट है ना, अगर तुम हाँ EY² निकालोगे कितना आएगा, जैसे उसने निकाल रखा है ना, 0 से n कर रखा है ना, तो 35 आ रहा है। तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारे फॉर्मूले जो तुम कह रहे हो, उससे 35 नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला तुम्हें तब याद है जब 1 से लेके n तक होता है, यहाँ 0 से n तक है। तो सपोर्ट बदल गया तो सेम थोड़ी रहेगा मीन वेरिएंस। ओके सर। ठीक करो इसको, बताओ कितना आएगा वेरिएंस। मीन तो 5 आया था, तो मीन 5 आ जाएगा, 5 स्क्वायर गायब हो जाएगा ना। और बताओ कितना आया, EY², वही आएगा 35 आएगा जो उसने निकाल हाँ रखा सर है ना। वही आया, 35 आया। 35 - 25 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब बताओ कितना हो गया, 121/12, यही आंसर है। कितना आएगा ये सिम्प्लीफाई होके, 12 आया मेरा, तो उसका क्या 3 आया हुआ है, 121/3 क्यों आ गया, ये कितना सर आएगा। जेड स्क्वायर पूछा है इसलिए शायद। अच्छा मैंने अभी वेरिएंस निकाला ना, ठीक है ओके। तो मैंने अभी वेरिएंस निकाले हैं, तो मुझे चाहिए, अब देखो ये EZ है, तो EZ मेरे पास ये है, और वेरिएंस Z ये है, तो मुझे EZ² चाहिए ना। तो क्या होता है EZ², वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, यही ना। हाँ सर। तो निकालो इसका एलसीएम लो, तो इसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो गया, तो ये 4 × 121 हो गया। सही आंसर निकाला, जो भी किया उसने आंसर सही निकाले हैं। तुम चेक करो, ये दूसरा अप्रोच है, तो आंसर सेम है, मतलब उसने अपने हिसाब से ठीक कैलकुलेशन किया है। तुम्हें देखना होगा कहाँ पे तुम वो कर रहे हो, वो जीरो को मैंने मतलब ऐड कर दिया है इसलिए शायद। क्योंकि उसने सेकेंड लाइन लिख के छोड़ दिया है, उसके बाद में उसने कहीं पे किया हुआ कैलकुलेट जो लिखा नहीं है एक्चुअली। देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ EX² EY² और 2EX EY है, तो इंडिपेंडेंट है ना, तो EX EY लिख दिया उसने, तो वो भी सही है उसका। ये दूसरा तरीके से मैंने किया है, इसने सही सही किया है इसने, EX² EY² 2EX EY। ओके सर। खुद से करोगे ज्यादा समझ आएगा, किसी का सॉल्यूशन टेपोगे तो क्या ही होगा उससे। तुम देखोगे कॉपी करोगे सॉल्यूशन किसी का, भाई दिमाग अपने दिमाग से सॉल्व करो ना। 51 में क्या है, V1 V2 विद नॉन टू नॉन जीरो रियल vectors of size 3 × 1, V1 V2 satisfy this, V1 transpose V2 V1 transpose V1 V2 transpose V2, ठीक है। तो पहला जो है V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और V1 V2 ऑर्थोगोनल वेक्टर है। अब बोल रहा है कि A बी द 3 × 3 मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, देन
क्या दिक्कत है भाई? इसमें पता है क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ, ये जो होता है तुम्हें बता रखा है, ये जो एक अप्रोच होता है, ये वी जो है 3x1, ये है ना V1, और V2 भी है 3x1, ये है। एंड यहाँ पे क्या होगा, इसने V1 V2 बता रखा ऑर्थोगोनल है, ठीक है। सो V1 V1 ट्रांसपोज तो मुझे ये बताओ, इसके बारे में पता है तुम्हें? ये जो मैंने पहले V1 V1 ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या होगा? ये है 3x1 ना, तो 3x1 3x3 आएगा। ये एक्चुअली इसका बताया होगा मैंने, ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होता है, तो डिनोमिनेटर तो वन ही है ना। ये जो है V ट्रांसपोज V प्रोजेक्शन मैट्रिक्स अगर पढ़ा होगा, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना, इसकी आइगन वैल्यू होती है, ये तो चूंकि वन ही है तो चलो काम आसान है, ये वन है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड भी, एक मिनट, V1 मैग्नीट्यूड तो वन ही दे रखा है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 0 0 इसकी आइगन वैल्यू आएगी। V2 इंटू V2 ट्रांसपोज, ये जो है अपॉन V2 ट्रांसपोज V2, ये भी वन ही है ना डिनोमीटर, तो ये 1 0 0 इसका भी आइगन वैल्यू होगा। तो जब इसका आइगन वैल्यू ये है, तो बताओ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? ए को ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स देखो ठीक से, ये वन है तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये तुम हटा सकते हो डिनोमिनेटर, क्योंकि ये वन है। सो यहाँ से 2V1 ट्रांसपोज प्लस 3V2 ट्रांसपोज, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू, अच्छा मुझे क्या ट्रेस चाहिए ना, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होता है, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, है ना? हाँ सर। तो लगाओ इसमें, और कांस्टेंट क्या होता है, एज इट इज बाहर आ जाता है ना, तो 2 टाइम ट्रेस ऑफ दिस कितना आएगा? ओ, ए की पावर 5 का ट्रेस पूछा, एक मिनट, इसका आइगन वैल्यू निकालो पहले, तो ए की आइगन वैल्यू निकाल लो, बेटर रहेगा। तो 2 इंटू 1 3 इंटू 1, तो 2 प्लस 3, तो एक आइगन वैल्यू आएगी, ये कम्युनिकेट करेगा, 3x3 है ना, और दोनों ऑर्थोगोनल है। ओ, सो ए प्लस बी का जो होता है आइगन वैल्यू, ये तब आएगी जब वो कम्युनिकेट करेगा, तो V1 V2 ट्रांसपोज 0 है ना, इसलिए कम्युनिकेट करेगा। तुम उन दोनों को मल्टीप्लाई, मान लो ये मैट्रिक्स, मान लो कुछ ऐसा है मैट्रिक्स, M है N है, तो M इंटू एन इंटू एम सेम आएगा, उसने एक दे रखा है इसीलिए, तो ठीक है कम्युनिकेट करेगी। 2 इंटू 1 3 इंटू 1 5 0 0, ये इसकी आइगन वैल्यू है। कहाँ से आई? इसकी आइगन वैल्यू यूज हुई यहाँ से। सो अब बताओ, तो A की पावर 5 की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो 5 की पावर 5 कितना होता है भाई? 5 की पावर 5, बोलो। 3125। 3125, फिर 0 0, तो ये आंसर होना चाहिए 3125। उसने क्या लिखा? 275 ऐसे लिखा है, इसने अलग अलग क्यूब कर दिया, अच्छा अलग अलग पावर 5 कर दिया, ओके। अब डिफरेंस क्या है? उसने 2 की पावर 5 3 की पावर 5 अलग अलग करके ऐड किया है, ऐसे क्यों भाई? तो आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग 2 बिकम्स 2 की पावर 5, हाँ, 3 बिकम्स दिस, तो A5 इसने अलग अलग क्यूब किया, मैंने एक साथ क्यूब किया। डिफरेंस क्या है? मैंने किया 2 प्लस 3 होल पावर 5, उसने किया 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सही है। कैसे देखेंगे? दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं A की पावर 5 यहाँ से निकालता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा? ओके, तो ये भी समझना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे ये कम्युनिकेट करेगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, एक मिनट काम करो, लिखो जरा। सो मतलब यहाँ पे शायद हो सकता है, या मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ मे बी। सो अगर अभी मैं A की पावर 5 निकालता हूँ तो क्या होगा? हम लोग क्या लगाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम टाइप का। तो होगा क्या? क्योंकि ये तो इसका तो वो वन है ना, कहने का मतलब ये है आइगन वैल्यूज वन है। सो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि
इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेट करे। यहाँ जो मैं सोच रहा ना कम्युनिकेट करेगा, ये ज़रूरी नहीं। मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तुम्हें ठीक है समझना है कि ये जो वेक्टर मैंने लिख रखा है ना, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। ये जो है 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी आपका 3x3 की मैट्रिक्स है। और मैंने जो आइगन वैल्यू 500 लिखा था वो तब हो सकता है जब ये दोनों मैट्रिक्स कम्युनिकेट करेगी। तो मैं सोच रहा था कम्युनिकेट इसलिए करेगी क्योंकि वहाँ V1 ट्रांसपोज V2 0 है। बट इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी? अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक ही पार्ट तो आएगा, V1 ट्रांसपोज V2 आ जाएगा एक जगह से, एक जीरो हो जाएगा A इंटू बी, लेकिन B इंटू ए तो ज़ीरो नहीं होगा। देखो होगा। सो ये देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, थोड़ा सा वो है। और अगर मैं बाइनोमियल लगाता हूँ मान लो, तो क्या डिफरेंस आएगा? बताओ यहाँ से क्या आएगा। तो उसने हमें बता रखा है कि V1 ट्रांसपोज V2 0 है, सो ये वेक्टर 0 हो जाएगी। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव होगा, ये 3x1 और ये भी तो ये 1x3, तो अच्छा ये 0 हो जा रहा है। और उल्टा करे तो V2 ट्रांसपोज V1 ट्रांसपोज, ऐसा। अब बताओ अब क्या होगा? सर ये भी 0 होगा। होगा। सो हाँ इसमें सर। कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग? V1 ट्रांसपोज V2, तो अगर उसका ट्रांसपोज ले तो क्या बन जाएगा? V2 ट्रांसपोज V1, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ सर। अगर उसमें मैं ट्रांसपोज लगा दूँ V1 ट्रांसपोज V2 में, तो V2 ट्रांसपोज V1। लेकिन दिक्कत ये वो मैट्रिक्स नहीं है, वैसा नहीं कर सकते हम। जो मैं सोच रहा हूँ गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ ट्रांसपोज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? वो मैट्रिक्स थोड़ी है। एक सर मिनट। एलिमेंट लेके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी सेम एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा अच्छा एक V1 ट्रांसफर V2 और नहीं V2 नहीं ठीक ट्रांसफर है वो V1 भी, का। क्योंकि V1 भी तो मैट्रिक्स ही है। अगर वेक्टर भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना। वेक्टर का मतलब क्या है? 3x1 की मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ जो हमें दे रखा है V1 ट्रांसपोज इंटू V2, ये 0 है। मैं ट्रांसपोज लगा देता हूँ दोनों पे। तो यहाँ ट्रांसपोज ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा V2 ट्रांसपोज इंटू V1 इज 0, यही आ जाएगा। एंड V2 ट्रांसपोज इंटू V1 0 आ गया, तो ये यहाँ पे इसको 0 बना देगा, तो इक्वल ही हो गया। ओके, कम्युनिकेट कर गया। जो मैंने लिखा था वो सही है, तो फिर इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कम्युनिकेटिंग है। तो होता क्या है, ए एंड बी अगर कम्युनिकेटिंग है तो ए की आइगन वैल्यू λ1 है, बी की आइगन वैल्यू λ2 है, तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू λ1 प्लस λ2 होगी। तो ठीक है, ये इसकी है ना, ए की पावर 5 का 5 की पावर 500, तो 3125 आया था, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने अलग अलग क्यूब किया है, मुझे लगता है वो गलत है शायद। हाँ सर ये कम्युनिकेटिंग का एक बार फिर से बता दीजिए। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, ए की आइगन वैल्यू या एम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू λ1 है, एन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू λ2 है। तो m प्लस एन की आइगन वैल्यू λ1 प्लस λ2 हो जाएगी अगर m इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू एम हो जाए। ये थ्योरम है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट बात हो गया ना तुम्हारा। क्या बचा है? 51 के बाद लास्ट है 55। तो 55 क्या कह रहा है? बताओ इसमें क्या डाउट है। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। n मोर देन 2 है और a जो है 0 1 की पावर n है, मतलब 0 1 का टपल है क्या? n टपल्स, बी अ नॉन जीरो वैक्टर। अच्छा, जैसे आर एन होता है ना, जैसे लिखते हैं ना, मतलब आर एन है जैसे 55 में कई बार लिखते हैं ना एक्स बिलोंग्स टू आर एन या वी बिलोंग्स टू आर एन। तो यहाँ पे इस बजाय इसने ए लिखा है कि 0 1 की पावर एन है, मतलब ये एन टपल है, ऐसा कुछ है। V1 V2 Vn या K1 K2 Kn, जहाँ K1 के लिए 0 1 से आएगा। ओके, मतलब आर एन होता है ना, आर में रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे वो एन टपल है जिसकी वैल्यू 0 या 1 होगी। जैसे K1 K2 Kn, तो ये Ki की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ऐसा कहना चाह रहा है। सपोज एक्स इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम दिस
द प्रोबेबिलिटी दैट समेशन ए आई एक्स आई दिस इज एन ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ईच ए आई एक्स आई दोनों 0 1 से है। अच्छा, एक्स भी इसमें से आया, वो भी इसमें से आया। तो बताओ ये जो नंबर कह रहा है कि ए आई एक्स आई, A1 X1, A2 X2, AN Xn, ये ऑड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है नहीं, ऑड होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, ये है। तो ऑड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बताओ ऑड कब होगी? तो एक जनरलाइज है ना, वो कर सकते हैं हम लोग। तुमको सोचो चलो एक काम करो, एन को अभी कुछ फिक्स कर लो, एन को चलो 1 ही रख लो जैसे यहाँ पे। सो A1 × X1 क्या लगता है, ये ऑड कब होगा? तुम खुद ही बताओ। जब दोनों 1 होगा। दोनों 1 होगा। पॉसिबिलिटी कितनी है तुम्हारे पास? 1/4। 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटी है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी 1 1 है, तो 1/4 हो गया, है ना? 1/4, 1 1, और कोई पॉसिबिलिटी है? 0 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो ऑड की तो 1/4 है, तो इसने क्या 1/2 क्यों लिख रखा है इसने? अच्छा, तो इसने क्या कह दिया कि हाफ कह दिया। हाफ क्यों कह दिया? S AX is 1/2 रिगार्डिंग M मोर देन 1, वही हाफ। लेकिन यहाँ x सिर्फ रैंडम है, मुझे लग रहा है a ना फिक्स नंबर है, तो a को रैंडम नहीं कर सकते शायद, इसीलिए मुझे लग रहा है ना? a तो फिक्स नंबर होगा ना, तो रैंडम तो सिर्फ x है। तो a रखने का क्या मतलब था फिर? AIXI, अगर AI 0 हो गया तो और तो होगा ही नहीं है, तो वो फेवरेबल केस ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो AI को 1 रखना पड़ेगा, ये तो श्योर है, AI को 1 ही रखना पड़ेगा, है ना? तभी हो सकता है। ये क्या लिखना चाह रहा है? हाँ, वो तो ठीक है कि x के पास दो पॉसिबिलिटी है, x या तो 0 होगी या 1 होगी। तो सम जो है वो ऑड, मान लो x1 + x2 टाइप का हो गया, A1 X1 A2 X2, तो वैसे तो n पे डिपेंड कर जाएगा फिर, A1 X1 और A2 X2। तो मान लो A1 A2 1 कर दिया, तो x1 + x2 इवन हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी दो में? यहाँ तो ठीक है, मैं मान लिया कि A1 को तुमने फिक्स कर दिया, कोई 1 ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो X1 हाफ, तो यहाँ ऑड हाफ हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर 1 1 हो गया तो सम 2 हो जाएगा, 0 1 1 0। अच्छा, तो यहाँ फिर हाफ आएगा। ओके, तो AI को ये वैरी नहीं करा रहा, इसने जो किया है ना, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं था। AI एक्चुअली AI रैंडम नहीं है, रैंडम XI है। तो रैंडम XI है ना, इसे यही मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी के लिए समझो कि AI इज 1 है, उसमें फिक्स करवा देता हूँ, AI 1 ही होगा। तो AI अगर 1 है, तो मैं अगर पूछ रहा हूँ तुम बताओ कि x1 + x2 ऑड कब होगी, तो इसके दो फेवरेबल केस है, वही जो मैं पहले कह रहा था कि 1 0 या 0 1, यही दो फेवरेबल केस है। टोटल 4 केस हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, x1 x2 की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों फेवरेबल केस है, ये फेवरेबल केस नहीं है। तो हमेशा 3 में भी बात करोगे ना, तब भी यही आएगा। तो इसने जो बनाने की कोशिश की है कि ये ऑड कब आएगा, तो इसमें मुझे लगता है हाफ केस में ऑड, हाफ केस में इवन होगा। यहाँ 8 केस होंगे, 4 केस में ऑड आएगा, 4 केस में इवन आएगा, चेक कर लो। जैसे 0 0 0 0 0 1 है ना, इस तरह से। तो 8 केसेस होंगे टोटल, 4 फेवरेबल होगा। तो इसमें AI इसको 1 कर देगा तो बेटर रहेगा, इसमें फालतू वो करने का क्या मतलब है? सो अच्छा, AI इसने बोला बी ए नॉन जीरो वैक्टर। ओ, इसने ये फिक्स कर दिया कि A जो है ना वो नॉन जीरो है। यहाँ पर दिक्कत ये भी है ना, इसने n डायमेंशनल ले रखा है, A को वेक्टर मान रखा है, x को भी वेक्टर मान रखा है ना, n डायमेंशनल। क्या घुमाना चाह रहा है?
ठीक है, ऐसा एम को 1 रखे किया, डायमेंशन 1 फिक्स करके, वही मैं भी कर रहा हूँ डायमेंशन 1 फिक्स करके, बट आएगा हाफ ही, ठीक है ना। और ए आई 0 नहीं ले सकते हम, ए आई को नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लग रहा है हाफ हाफ केस ही आएगा, जैसे ये केस आ रहा है ना, तुम जाओ तो x1 x2 x3 x4 को ऐड कर लो, ए आई नॉन जीरो है, तो ए आई बहुत कोई इफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि वो नॉन जीरो में 1 ही आना पड़ेगा उसको। ठीक है भाई, देख लो। ओके सर। चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।